तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 44 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन जो होता है अपनी परसेप्शन आर्ट को यूज करते हुए अपनी डिवाइन सेंस को अंडरग्राउंड भेजता है, जहां पर 300 मीटर गहराई के अंदर उसे पता चलता है कि कॉफिन पड़ा हुआ है। वो उस कॉफिन को चेक करता है। उस कॉफिन के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी होती है। उस डेड बॉडी के इर्द गिर्द वहां पर काफी सारे बेल बूटे लगे होते हैं। एक स्पेशल किस्म की बेल होती है जो कि उस कॉफिन के अंदर से एनर्जी लेती है, उसको एब्जॉर्ब करती है और इसी के साथ उसके अंदर से निकलने वाली कोल्ड एनर्जी के साथ वो बॉडी जो है वो दोबारा से रिप्लेनिश हो जाती है और उसके बाद वो पौधा फिर से उसकी एनर्जी को लेता है और वो बॉडी से लेकर उसको फिर से वापस एनर्जी देता है, जिससे वो दोबारा से रिसाइकल साइकिल में पहुंच जाती है। तो हमारा जो यंग मास्टर वैंगलिन होता है तो वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इस वक्त पूरी माउंटेन को जो कोल्ड एनर्जी मिल रही है वो सारी की सारी कोल्ड एनर्जी उन्हीं बेलों के अंदर से निकल रही है। वो बेलें जो कि उस डेड बॉडी के अंदर से जिन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही हैं ताकि वो अपने आप को ग्रो करवा सके। ये एक साइकिल के अंदर चल रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हैरानी की बात है। फिर साथ ही उसे पता चलता है कि वहां पर जो डेड बॉडी है उसकी परसेप्शन इतनी पावरफुल है कि वो उसको यहाँ पर वहां से बैठकर देख रही है, उसको नोटिस कर रही है और इसी के साथ ही वैंगलिन के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि वो डेड बॉडी का ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो वैंगलिन अपने ब्लड की तरफ देखता है कि उसके मुंह से जो ब्लड निकलता है वो भी वहां पर उसी वक्त क्रिस्टलाइन हो जाता है, यानी उसी वक्त आइस बन जाता है और इस बात से और भी हैरान होता है। तो हमारा वैंगलिन कहता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे नहीं लगता कि मुझे वहां पर उस डेड बॉडी को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो नेक्स्ट दिन 4 दिन के बाद का दिखाया जाता है कि अभी भी वहां पर आसपास की एनर्जी जो जिन एनर्जी होती है, स्पेशली उस डेड बॉडी के अंदर जो बेलू के अंदर से वुड टाइप की जिन एनर्जी निकल रही होती है उसको अपने क्रिस्टल के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है और उसके क्रिस्टल के ऊपर अब यहाँ पर 3 लीव्स हो चुके हैं और इस बात से वो काफी खुश होता है। उसे लगता है कि वो यहाँ पर इसी तरह अगर उस वुड एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहेगा तो यहाँ पर इसके ऊपर लीव्स बढ़ते जाएंगे और जब 10 पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर वुड एलिमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। वैंगलिन कहता है कि लेकिन इसके लिए हो सकता है कि मुझे वहां पर तय खाने में जाना हो, 300 मीटर नीचे जाकर मुझे उस डेड बॉडी के पास से उन बेलों में से किसी एक बेल को काटना होगा ताकि मैं उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब करके इसके ऊपर जो लीव्स हैं उनको बढ़ा सकूं। यहाँ पर अभी तो इतनी कोल्ड एनर्जी नहीं है, यहाँ पर इतनी 4 दिनों में सिर्फ और सिर्फ एक और लीव को बढ़ा पाया हूं, लेकिन अगर मैं वहां तक करीब पहुंच जाता हूं तो फिर मेरे लिए ज्यादा आसान रहेगा। लेकिन वहां पर खतरा बहुत ज्यादा है और इसी के साथ ही वो अपने पास से उस स्वर्ड की शीट को निकालता और कहता है कि मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था। मास्टर सीतुनैन ने भी कहा था कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है और इसके अंदर से बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी निकल रही है। लास्ट टाइम मैं इसको बिल्कुल ही मास्टर नहीं कर पाया था, लास्ट टाइम मैं सिर्फ और सिर्फ स्वर्ड को ही अपने लिए मास्टर कर पाया था, लेकिन क्यों ना इस बार मैं यहाँ पर इस शीट को अपने लिए मास्टर करने की कोशिश करूं, क्योंकि इस शीट के अंदर तलवार को मैं पूरी तरह से अंदर रख नहीं पाता। अगर मैं तलवार को इसके अंदर रख पाया तो हो सकता है कि मेरी तलवार की पावर लेवल बढ़ जाए और इसी के साथ हमारा शिमू जो होता है वहीं पर बैठकर उसको कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। अब क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर कोर फॉर्मेशन बन चुकी है, उसकी बॉडी के अंदर आइस कोर बन चुकी है और इसकी पावर लेवल्स काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी हैं, तो वो अपनी एनर्जी को उस शीट के अंदर इन्फ्यूज करता है। जब वो अपनी एनर्जी को उसके अंदर इन्फ्यूज करता है तो इसी के साथ ही वहां पर आसपास से बहुत सारा कोल्ड हो रहा है, उसके अंदर जाना स्टार्ट होता है। तुम्हारा शिमू कहता है कि तुम यहाँ पर से भागकर नहीं जा पाओगी क्योंकि इस बार मैं यहाँ पर तुम्हें मास्टर करने की कोशिश करने वाला हूं। जब वो वहां पर अपना कोल्ड हो रहा उसके अंदर डालता है तो इसके साथ उसके ऊपर उसे एक फॉर्मेशन दिखाई देती है, यानी कि अब उसने यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ इसको मास्टर करना स्टार्ट कर लिया। हालांकि वो कंप्लीटली इसको मास्टर नहीं कर पाता, लेकिन कम से कम वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रही होती है और इसी के साथ ही वो उसे अपने मुंह के अंदर रख लेता है, मुंह के अंदर से एनर्जी को निकालकर उसके साथ उसे कवर करता है, फिर साथ ही अपनी स्वर्ड को उसके अंदर रखता है, जिसकी वजह से उसका लेवल जो होता है एक लेवल बढ़ जाता है। शिमू कहता है कि इस वक्त मास्टर सीटुनैन मेरे पास नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पर उनकी एडवाइस नहीं ले सकता। अगर मास्टर सीटुनैन यहाँ पर होते तो मुझे बताते रहते हैं कि मुझे इस चीज को किस तरह से और ज्यादा यूज करना है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकता हूँ कि मैं यहाँ पर किस तरह से इसको यहाँ पर दोबारा से रिप्लेनिश कर सकता हूँ और अपनी स्वर्ड को कैसे इवॉल्व कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर उन्हें मास्टर जीजी के ऑर्डर्स मिलते हैं। मास्टर जीजी उनसे कहता है कि जितने भी डिसाइपल्स हैं जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में वो सारे के सारे केव नंबर 36 में पहुंच जाएं। जैसे वहां पर उन सभी को ऑर्डर देते हैं और साथ ही वो कहता है कि 100 साल पहले यहाँ पर क्वालिफिकेशन एग्जाम में हम लोग फॉरेन बैटर्स के अंदर जा नहीं पाए थे, हम लोग वहां पर नहीं जा पाए थे डिमोनिक सेक्टर्स की वजह से, लेकिन इस बार हमें यहाँ पर जिनको हराना है वो यांडाउ सेक्टर का वो फूनैन है, उसके साथ ही जो है यांडाउ सेक्टर के लोगों को हमें हराना होगा, तभी हम लोग यहाँ पर क्वालिफाई हो पाएंगे। यहाँ पर मुझे यही करना है कि मुझे अपने डिसाइपल्स को वहां पर बैटल ग्राउंड के अंदर भेजना होगा और उन डिसाइपल्स से ये कहना होगा कि हमें कम से कम वहां पर बाकी सभी लोगों के जो टोकन्स हैं उनको तोड़ना होगा ताकि एंड के ऊपर हमारे पास हमारा टोकन सेफ रहे। और साथ ही मास्टर जीजी वहां पर सोच रहे होते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर स्पूनैन जी को नहीं हराया, वो नेसेंट सोल स्टेज की लास्ट स्टेज के ऊपर पहुंच चुका है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हमारे रैंक 3 के कंट्री का पूरा मास्टर बन जाएगा, यानी पूरे के पूरे कंट्री का ही मास्टर बन जाएगा। और इसी के साथ उन्हें वहां पर सामने पानी के अंदर, यानी कि जो उनकी पानी होता है यहाँ पर ये ब्लू कलर की फायर होती है, उसके अंदर उन्होंने आडाई की बॉडी को रखा होता है और इसी के साथ ही वो अपने पास से टोकन निकालते हैं और कहते हैं कि चलो जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाओ। और सभी लोग जो होता है वो केव नंबर 36 के अंदर पहुंच जाते हैं, जबकि मास्टर मूरोंग को दिखाते हैं कि मास्टर मूरोंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर फाइनली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और मुझे यहाँ पर बाकी के
सभी लोगों को भी लेकर आना होगा। लेकिन अभी तक वैंगलिन कहां पर है, और वैंगलिन की केव में जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर वैंगलिन तुम अभी तक यहाँ पर से बाहर क्यों निकले। वो दरवाजे के ऊपर नॉक करता है, कहता है कि मास्टर जीजी यानी सेक्टर मास्टर ने सभी लोगों को केव नंबर 36 में बुलाया है। तो अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं आता और वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि वो अभी तक यहाँ पर अंदर से बाहर क्यों नहीं निकला। मास्टर जीजी ने हमें यहाँ पर स्पेशल ऑर्डर्स दिए थे कि इस लड़के को यहाँ पर से हरगिज भागने मत देना, और यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे कल्टीवेटर्स है जिनको स्पेशली उन्होंने यहाँ पर केव्स के अंदर छोड़ा था ताकि वो उसके ऊपर नजर रख सके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे यहाँ पर से भागने का कोई मौका मिल गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी मास्टर सेक्टर मास्टर के सामने इंसल्ट होने वाली है। तो इसी के साथ ही वो फिर से दरवाजे के ऊपर नॉक करता है और कहता है कि मास्टर वैंगलिन आप कहां पर हैं। तुम्हारा वैंगलिन बाहर निकल आता है और उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। मास्टर मूरोंग उसे कहता है कि इंसेस्टर वैंगलिन हमें केव नंबर 36 में चलना होगा, सेक्टर मास्टर ने सभी को वहां पर बुलाया है। तो वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे बताओ केव नंबर 36 कहां पर है। और मास्टर मूरोंग उसे कहते हैं ठीक है सर, मेरे पीछे आ जाए, और हमारा वैंगलिन जो होता है उसके पीछे पीछे वहां पर चलना स्टार्ट करता है। साथ ही हमारा वैंगलिन सोच रहा होता है कि यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से मैं बैठकर अपनी शीट को मास्टर कर रहा था, और उसके मास्टर करने के बाद अब मेरी जो फ्लाइंग स्वर्ड है उसकी पावर लेवल 1 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और ये काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है केव नंबर 36 में पहुंचता है। तो वहां पर पहुंचने के बाद देखता है कि बहुत सारे डिसाइपल्स होते हैं। उन सभी डिसाइपल्स के पास उनका अपना अपना कॉफिन होता है, क्योंकि वो अपने कॉफिन यानी जिनके अंदर उनके पपेट्स होते हैं वो सारे कॉफिन्स को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। तो वहां पर पहुंचने के बाद वो कहता है कि यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के फर्स्ट लेवल के ऊपर हैं, जबकि इनमें से 3 लोग ऐसे हैं जो कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के लास्ट स्टेज के ऊपर है, यानी कि वो तीनों यहाँ पर इन सभी में से अलग हैं। तीनों यहाँ पर हम सभी से काफी ज्यादा अलग है और उनकी पावर लेवल्स भी हमसे ज्यादा है। तो फिर यहाँ पर उन 3 लोगों को क्यों छोड़ा गया होगा। फिर साथ ही वहां पर वो सामने की तरफ देखता है मास्टर मूरोंग को। मास्टर मूरोंग वहां पर नहीं होते, तो वो कहता है कि मास्टर मूरोंग कहां पर चले गए। मुझे लगता है कि मास्टर मूरोंग इनके साथ नहीं जाने वाले, इसी वजह से वो वापस चले गए हैं। तो जैसे ही वहां पर सेक्टर लीडर अपीयर होते हैं तो सभी लोग सेक्टर लीडर के नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। तो वैंगलिन कहता है कि मुझे लगता है कि सेक्टर लीडर इन सभी में काफी ज्यादा फेमस है। तो वो उनके सामने अपीयर होने के बाद उनसे कहता है कि फॉरेन बैटल ग्राउंड के लिए यहाँ पर पोर्टल ओपन होने वाला है। हर 100 साल के बाद यहाँ पर पोर्टल ओपन होता है और हर सेक्टर को यहाँ पर मौका मिलता है फॉरेन बैटल ग्राउंड में जाने के लिए, अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाने का। और इसी वजह से तुम सभी लोगों को जाकर ऑर्थोडॉक्स सेक्टर्स और डिमोनिक सेक्टर्स के साथ जाकर फाइट करनी होगी और इस कंपटीशन के लिए अपनी जगह को सेव करना होगा। मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर जूजू वैली में भेजने वाला हूँ, जहाँ पर जाने के बाद तुम लोग बाकी के सेक्टर से फाइट करोगे। तुम्हारा काम वहां पर जो होने वाला है कि तुम्हें बाकी सभी लोगों के टोकन्स को छीनना होगा। अगर तुम बाकी के टोकन्स को छीन कर यहाँ पर वापस ले आते हो तो फिर हमें वहां पर जाने की एंट्री मिल जाएगी। तुम्हें बस अपने टोकन को खोने नहीं देना। और साथ ही वो अपने टोकन को वहां पर उनमें से एक लड़के को दे देते हैं और कहते हैं ये वाला टोकन जो तुम्हारे पास रहेगा। उस लड़के का नाम डू चैन होता है, तो वो टोकन डू चैन को दे देते हैं। वो उसे कहता है कि तुम सभी में से वहां पर कम से कम 5 दुश्मन को मारने वाले को जहां पर काफी सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे और साथ ही तुम्हें अपने टोकन की रक्षा करनी होगी और दूसरों के टोकन्स को छीनकर उन्हें तोड़ना होगा। इसी के साथ ही सेक्टर लीडर कहता है कि सभी के जाने का वक्त हो गया है, लेकिन यहाँ पर बाकी के जितने भी सेक्टर के डिसाइपल्स हैं सभी लोगों ने अपनी सोल का एक छोटा टुकड़ा जो है वो जेड्स के अंदर सील करवाया है, सिवाय एक लड़के के। सभी लोग वहां पर वैंगलिन की तरफ देखते हैं। तुम्हारा वैंगलिन इसी के साथ अपनी सोल का एक टुकड़ा जो होता है उनकी जेड के अंदर डाल देता है और कहता है मैं भी यहाँ पर अपनी सोल का टुकड़ा सील करवा देता हूँ। और मास्टर उसकी सोल को सील कर लेते हैं और साथ ही सोच रहे होते हैं लड़के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने यहाँ पर अपनी सोल का टुकड़ा खुद से देखकर अपने आप के अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। साथ ही वो उन सभी लोगों से कहते हैं कि चलो फिर ठीक है, अब तुम सभी लोग यहाँ पर से जा सकते हो और उनके लिए वहां पर पोर्टल ओपन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 44 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब ये लोग जूजू वैली में जाएंगे तो वहां पर जाने के बाद क्या हमारे वैंगलिन वहां पर से निकल पाएगा, क्या उसे निकलने का मौका मिल पाएगा या नहीं। साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि टैंगली के ग्रैंडफादर जो है वो अपना बदला लेने के लिए इसकी वैंग फैमिली में जाने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।